आज एमए उत्तरार्ध की इस कक्षा में हम महाकवि सुमित्रानंदन पंत के काव्यशिल्प पर विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में आपको किसी एक कवि के किसी विशिष्ट पक्ष या उसके सामूहिक व्यक्तित्व पर कुछ लिखना होता है। इस क्रम में हम आज पंत के काव्यशिल्प पर अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले तो शिल्प शब्द को लें। शिल्प शब्द के साथ विद्यार्थियों का एक तरह से जो आकर्षण है वो सबसे ज़्यादा होता है और पाठक को सबसे जटिल चीज़ लगती है ये, जबकि ना तो ये जटिल है और न ही ये इस तरह की कोई दुरूह प्रक्रिया है कि जिसके सुनते ही हमारे हाथ पांव फूल जाएं। इसको लेकर एक और विचित्र अंतर्विरोध और स्थिति बनी, उसमें हम अध्यापकों का योगदान है। हमने शिल्प को या शिल्प के मानी ये कर दिया कि भाषा, शैली, छंद, अलंकार ये सब शिल्प है। मोटे तौर पर तो ये ठीक लगता है, लेकिन थोड़ा गहरे उतरें और समझें तो शिल्प का मतलब भाषा, शैली या छंद, अलंकार, काव्य गुण, शक्तियां इत्यादि इत्यादि नहीं है। शिल्प यानी अनुभव की आकृति। आपका सृजनात्मक अनुभव किस आकृति में उभर कर आ रहा है, आप उसे कैसे अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, किस तरह उसके उपयोग को आप कर पा रहे हैं काव्य में, वो जो आपका लाघव है काव्य का, वही आपका शिल्प है। और ये जिसे आप भाषा, शैली, छंद, अलंकार इत्यादि इत्यादि कहते हैं, ये सब उसके उपकरण हैं, न कि शिल्प। दूसरी ये बात कि पंत के काव्य शिल्प को समझने से पहले में ये ध्यान रखना होगा इस बात को कि पंत का काव्य शिल्प प्रगीत और प्रबंध की मिश्र चेतना से विकसित है और प्रगीत का संबंध संगीत शास्त्र की जटिल स्वर प्रक्रिया से न होकर आंतरिक लय से है, भावों के अनुकीर्तन से है। अतः यह ध्यान रखना होगा कि इसमें छंद के शास्त्रीय नियम उस तरह से पालित नहीं होंगे जिस तरह से हम सामान्यतः समझते हैं। इसीलिए पंत का जो प्रगीत है उसका स्वरूप आधुनिक काव्य कला के ज्यादा निकट है और शास्त्रीय के कम, लेकिन फिर भी उसकी महत्ता है। एक और चीज, पंत के प्रगीतगार पर रविंद्रनाथ टैगोर का बड़ा भारी प्रभाव है, क्योंकि भावना की अंतर्व्याप्ति, अनुभूति की तीव्रता और संगीत की मधुरता के ताने बाने से बुने गए उनके प्रगीत गहराई से देखेंगे तो वे आत्माभिव्यक्ति, रूपान्विति, शब्द और अर्थ की तरल शैली के समग्र रूप में हमारे लिए बहुत आह्लादकारी है, बहुत ही सुंदर बन पड़े हैं। किसी कवि के काव्य शिल्प को जानने से पहले यह जरूरी है कि उसका मूल क्या है ये जानें। काव्य की मूल प्रेरणा, खासकर पंत के संदर्भ में आप समझें कि पंत के काव्य की मूल प्रेरणा क्या है। अगर एक शब्द में इसका उत्तर देना हो कि पंत के काव्य की मूल प्रेरणा क्या है, तो स्वयं उन्होंने पल्लव की भूमिका में बहुत ही दृढ़ विश्वास के साथ व्यक्त किया है कि समस्त कविता का प्राण तत्व राग है, यही आत्मा का संगीत है, यही कविता की चेतना है और यही अधिकांश प्रगीत में संगीत के माध्यम से व्यक्त भी हुआ है। अब आप देखेंगे कि पंत के यहां वस्तु जगत के चित्रण की अपेक्षा छाया रूप को, प्रतीक को, बिंबों, कल्पना और अनुभूति का चित्रण ज्यादा मिलता है। पंत में किसी परोक्ष आलंबन की अपेक्षा सी है, अपेक्षा तो नहीं है मतलब, लेकिन आत्माभिव्यक्ति सीधी नहीं है। एक सहज रहस्य भावना, जिज्ञासा, एक सृजनात्मकता में लिपटी हुई जिज्ञासा है और यह सृजनात्मकता इतनी गहरी और आत्मनिष्ठ है कि इसका प्रभाव और प्रवणता, ये अपने प्रभाव और प्रवणता दोनों में ये बहुत निमग्न है। कल्पना भावात्मक आवेग से अलस नेत्र जब खोलती है तो पंत का कवि बोलता है, इस तरह मेरे चितेरे हृदय की
बाह्य प्रकृति बनी चक्रा चक्र चित्र थी, सरल शैशव की सुखद सुधि सी वही बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। एक चीज और गौर करते हैं कि पंत में कल्पना का जो सृजनात्मक विस्तार है वह इंद्रधनुषी है। देश विदेश के बहुतेरे कवियों का अध्ययन करने पर वैसी छटा, वैसा निरालापन, वैसा अनूठापन, वैसी अद्वितीयता आपको नहीं मिलेगी। उनकी कल्पनात्मकता और सृजनात्मकता मौन निमंत्रण, सांध्य तारा, उच्छ्वास नामक कविताओं में अपने समृद्ध रूप में आपको देखने को मिल सकती है। देखिए कैसे वो सौंदर्य की सृष्टि, रमणीय सौंदर्य की सृष्टि करते हैं और उसमें स्वर संगीत और ध्वनिबोध का उल्लास धूप सा खिला हुआ आपको दिखाई देता है। जैसे नौका विहार कविता की कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है, शांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल। इनमें मधुर और मसृणता बहुत है। जैसे फिरती लहरें लुक छिप पल पल, अब ये लुक छिप पल पल, ये धन्यात्मकता, नाद सौंदर्य, भाव और भाषा का सामंजस्य पंत की इस शैली को और अधिक प्रभावी बनाता है और दूसरों के लिए आकर्षक भी, अपने खासकर पाठकों के लिए भी। फिर हम ये देखते हैं कि पंत की प्रकृति सौंदर्यमय संबोधन के जरिए हमारे सामने आती है। शिशु सुलभ जिज्ञासा है, कौतूहल का संसार है। इसके बरस आप निराला में देखेंगे तो वहां चिंतन की चक्रिलता है। पंत शिल्प की दृष्टि से अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी कवि वर्ड्सवर्थ, सैली, कीट्स और टेनिसन की धमक उन पर ज्यादा नजर आती है। ये इस स्वच्छंदतावादी धमक से निराला काफी हद तक मुक्त और मौलिक लगते हैं, जबकि उन पर ये विदेशी कवियों का प्रभाव है। अगर आप गौर से इन दोनों कवियों की सृजनात्मकता में चित्र भाषा, भावना, गति, लालित्य बोध, शब्दार्थ योजना, भाषा मिथक, प्रतीक, उपमान, लाक्षणिक वक्रता, ध्वन्यात्मकता, बिंब, छंद, अलंकार की तुलना करेंगे तो आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। उसके लिए आपको कुछ विशेष उपक्रम करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये देखिए कि पंत ने लोकमान्य तिलक पर एक शोक गीत यानी एलएजी लिखी, लेकिन अपनी यह भाव घनता और भाव उष्मा निराला की सोच सरोज स्मृति तक नहीं जा सकी। निराला के पास अनुभव की भट्टी में तपा गला अंतर्दृष्टि का भाव है, किंतु पंत की अनुभूति में एक खास किस्म का अनजाना सा ठंडापन है, जिसमें उष्मा निष्कंपन निष्कंप है। एक तरह से उसमें कंपन नहीं है। अनुभूति का यह ठंडापन आप लोकायतन तक की उनकी काव्य यात्रा में आसानी से दृष्टिगत कर सकते हैं। पंत कला विदग्ध कवि है। लोकायतन जैसा प्रबंध काव्य लिखते हैं। कामायनी के प्रबंध कौशल पर महाकाव्योचित गरिमा तो उस काव्य को नहीं मिल पाई लोकायतन को, लेकिन उनका आत्मपरक दृष्टिकोण, अरविंद दर्शन की प्राणधारा, उसका एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश उन्होंने अपनी तरफ से की। वो कितना बैठा यह विवाद का विषय है। विद्वानों के इस पे अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि वो ठीक बैठा है, पर अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि वो उसको सही ढंग से, संतुलित ढंग से उस दोनों दर्शनों के सामंजस्य को, किस को, आपके जो अरविंद दर्शन है उसे, और फिर उससे अलावा जो आत्मपरक दृष्टि है अपनी खुद की, उन दोनों के बीच तालमेल नहीं बिठा पाए। एक आलोचक ने तो यहां तक कहा है कि लोकायतन शानदार असफलता का कविता में सफल प्रदर्शन है। असफलता का शानदार सफल प्रदर्शन कहना किस बात का सूचक है? आप जरा गौर करें, विचारें, सोचें, समझें और चिंतन की राह पर आगे बढ़ें। इसी क्रम में हम देखें उनकी भाषा। खड़ी बोली की सैकित राशि पर जो अभिव्यंजना की नवीन छवियां, रेखाएं उन्होंने अंकित की है, वे निश्चित रूप से खड़ी बोली की संप्रदाय, इसमें कोई दो राय नहीं। खड़ी बोली को कल्पना से अभिषिक्त
जितना पंत ने किया, वाकई उसकी सूरत ही चमक उठी। द्विवेदीयोगीन व्याकरणिक भाषा को खींचकर उन्होंने तराश दिया। पल्लव की भूमिका में वे खुद लिखते हैं कि भाषा का और मुख्यतः कविता की भाषा का प्राण राग है। राग के पंखों की अबाध उन्मुक्त उड़ान में लयमान होकर कविता शांत को अनंत से मिलाती है। अब ये जो उनके यहां शब्दों के पंख उन्मुक्त उड़ान भरते हैं, सूक्ष्म गहन भावों के अनुकूल जो उनके शब्दों का चयन है, या एक तरह से शब्द सिद्धि है, भाषा भंडार है, उसका बोध उन्हें स्वयं भी था। वो स्वयं इसको स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, खड़ी बोली जागरण की चेतना थी। द्विवेदी युग जिस जागरण का प्रारंभ था, हमारा युग उसके विकास का समारंभ है। छायावाद के शिल्प कक्ष में खड़ी बोली ने धीरे धीरे सौंदर्य बोध, पद मार्दव, भाषा गौरव प्राप्त कर प्रथम बार उचित भाषा का सिंहासन ग्रहण किया। उनकी जो प्रमुख कृति पल्लव है, उसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। उसमें वे कहते हैं, मुझे तो उस 300-400 वर्ष की वृद्धा के शब्द बिल्कुल रक्तमांसहीन लगते थे, जैसे भारती की वीणा की झंकारें बीमार पड़ गई हो। ये बीमारी से निकलकर एक स्वस्थ चेतना की ओर आने का जो उनका संकेत है, वो हमें इस तरफ ले जाता है। एक चीज और गौर करेंगे, पंत के यहां संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग या उसके प्रयोग का मोह प्रसाद जैसा नहीं है। प्रसाद के यहां ये मोह ज्यादा है, ये चेतना ज्यादा है। आप गौर करेंगे, कामायनी में बेधड़क भाव से तिमिंगल, अवभृत स्नान जैसे शब्द आ सकते हैं। पंत भी नांग नृत जयति सत्यमामे के समान पूरे पूरे वाक्य कविता में खपा तो सकते हैं, पर उनका प्रीतिकर अनुभव यह है कि यह तत्समता की पदावली व्यापकता की हानि ना करके उसमें उदात्त दीप्ति को, उसकी निष्पत्ति को प्रतिष्ठापित करती है। यानी इन शब्दों में, पंत की काव्य भाषा में समृद्धि का संसार है। निराला की भांति पंत भी मधुर और विराट दोनों को साथ न ला सके, लेकिन मधुर को उन्होंने ऐसा साधा कि अपनी पूरी काव्य भाषा में वे आभिजात्य संस्कारों के अलावा लोक की उपेक्षा न कर सके। लोक भाषा की लय ने दुलराना, धीरे झूम झूम झौरे, ठौर ठौर शब्द आप देखेंगे कई बार उनकी कविता में प्रयोग में, और वो बड़े मुक्त मन के प्रयोग लगते हैं। पंत की काव्य भाषा में आप देखेंगे कि कुमाऊनी बोली की धमक भी है। पंत की काव्य भाषा में नए शब्दों के निर्माण का भी मनोयोग पूर्वक उपक्रम है। बहुत से शब्दों को तो उन्होंने प्रत्यय लगाकर नया बना दिया। फेनिल, रंगिणी, तरंगिणी, स्वप्निल, स्वर्णिम, तंद्रिल, स्वरित, धूमिल। अवसर और स्थिति के अनुकूल पंत अंग्रेजी शब्दों से निर्मित शब्दों का हिंदी रूपांतरण भी करते हैं। पंत के बहुप्रचलित शब्द है स्वर्णिम, गोल्डन, सुनहला स्पर्श, गोल्डन टच, तंद्रिल, ड्राउजी, भग्न हृदय, ब्रोकन हार्ट, स्वर्गीय प्रकाश, हेवनली लाइट, अजान, इनोसेंट। कभी कभी स्वर संधि से भी ये शब्द निर्मित करते हैं, जैसे शब्दोच्छल, मदिराब, मदिरालस, स्वर्णोत्पल इत्यादि इत्यादि। अंग्रेजी के स्वच्छंदतावादी कवियों की भांति पंत में रम्य तथा अद्भुत तत्व के प्रति विशेष आकर्षण रहा। उन्होंने स्वीकार किया कि पल्लव की कविताओं में अर्ध निंद्रित सा, विस्मित सा जैसे प्रयोगों में सा का मोह अधिक है, और गुंजन में रे पुनरुक्ति, तपरे, मधुर, मधुर मन आदि शब्दों का प्रयोग और उसका मोह अधिक है। पंत में काव्य भाषा संस्कृत के तत्सम, तद्भव, देशज के साथ विदेशी रूपों के प्रति भी मोह रहा। इसलिए उनकी भाषा को व्यापकता और वैभव दोनों ही दृष्टि से संपन्न और समर्थ माना जाता है। पंत व्याकरणिक कठोरताओं को तोड़ते चलते हैं। वे भाषा प्रयोग विधि में भाव की सृजनात्मकता को प्रथम आदर देते हैं। उदाहरणतः पल्लवों का यह सजल प्रभात,
यह पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग में प्रयोग है। शब्द में लिंग वैचित्र्य वक्रता पंत को भगा रही है, भाती रही है, भगा नहीं रही, सॉरी, पंत को भाती रही है। वे छायावादी कवियों के संधि समास की योग्यता के लिए भी स्मरणीय है। जैसे मरुदाकाश के स्थान पर सुरभि से अस्थिर मरुताकाश, प्रिय आह्लाद के लिए प्रिय आह्लाद रे, इस गुंजन में इसका प्रयोग आप देख सकते हैं। पंत ने पल्लव के प्रवेश में जिसे 2 सींगों वाला कनक मृग कहा है, वह है सहायक क्रिया में व्याकरण के नियमों से हटकर किए जाने वाला परिवर्तन। पंत है क्रिया को काव्य क्षेत्र में खदेड़ने का काम करते रहे, पर उससे बच नहीं सके। स्वयं पल्लव में चमक छिप जाती है तत्काल, जैसे वाक्य इसके उदाहरण। फिर बालिका मेरी मनोरम मित्र थी उच्छ्वास में कर्ता के अनुरूप क्रिया का लिंग निर्धारण भी व्याकरण वृत्ति के विपरीत पड़ता है। अतः पंत में स्वच्छंद धर्मिता का अनेक रूपों से परिचय मिलता है। प्रोफेसर वी.के. गोकाक का विचार है कि काव्य भाषा में नाद, संगीत और अर्थ सामंजस्य की जितनी विशिष्टम शक्ति होती है, उतनी किसी अन्य प्रकार की भाषा में नहीं। उन्होंने अपनी पुस्तक ए पोएटिक अप्रोच टू द लैंग्वेज की पृष्ठ संख्या 215 पर इस बात का उल्लेख किया है। आप देखते हैं, खुद पल्लव के अपने प्रवेश में पंत कहते हैं कि कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उनके शब्द सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हों, अपने भाव को अपनी ध्वनि में आंखों के सामने चित्रित कर सके, जो झंकार में चित्र में झंकार हो। इसी तरह उनके प्रत्येक भाव भी अभिव्यक्ति की सूक्ष्म शैली से युक्त हैं। इंद्रिय गोचर यानी प्रस्तुत से अतीन्द्रिय यानी अगोचर अप्रस्तुत तक फैली उनकी प्रतीक योजना अपने आप में लाजवाब है। पंक्ति क्यों, हिंदी के प्रमुख छायावादी कवियों ने भी प्रतीक व्यंजनाश्रित भाषा का जबरदस्त प्रयोग किया है, पर पंत के प्रतीकों में आंतरिक प्रभाव साम्य के आधार पर लक्षणा के निरंतर नवीन प्रयोग है। तुम्हारी छूनी में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान। पंत के काव्य अतिमा, स्वर्ण किरण, सौवर्ण, रजत शिखर, शिल्पी, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, सत्यकाम वैचारिक प्रतीकों से, विशेषकर अरविंद दर्शन और भारतीय दर्शन के कारण एक अलग ही काव्य व्यक्तित्व की और शैली की का उदाहरण बनते हैं। उन्होंने अपनी सृजनात्मकता से लगातार यह सिद्ध किया कि काव्य में अभिव्यंजना का महत्व वस्तु से कम नहीं, और इस दृष्टि से पंत ने प्रसाद निराला की भांति वक्रता, भंगिमाओं, ध्वनि की झंकारों की जो अर्थापत्ति की, अलंकृत भाषा में जीवंत और रमणीय बिंबों की रचना की, वह उनका अबोध प्रस्फुटन है। रिचर्ड्स ने प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कल्पना के 6 अर्थों को विचन किया है। उनकी सार्थकता पंत के काव्य में सर्वत्र उदाहरित मिलती है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं जाग भरे निर्झर। यहाँ जो ये मोती की लड़ियां, पल्लव के पृष्ठ संख्या 8 में कविता है, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं जाग भरे निर्झर। यहाँ जो मोती की लड़ियों का रूप सौंदर्य जो है, मूलतः बिंब सृष्टि की कला के चमत्कार में निहित मानना चाहिए। अपने संपूर्ण प्रभाव में बिंब को प्रत्यक्ष आग्रही बनाने वाले इस अप्रस्तुत काव्य की शोभा है। तड़ित सा सुमुखी तुम्हारा ध्यान, प्रभा के पलक मार कर उर्ची। ये नारी का एक अनूठा चित्र है, अमूर्त चित्र है, जिसे वे खींच कर हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। मुक्त छंद या फ्री वर्स कविता में भी बंधनों से मुक्ति का संदेश उन्होंने दिया था। और आप देखिए कि वो घोषणा करते हैं कि लाज की मादक सुरासी लालिमा, फैल गालों में नवीन गुलाब से, छलकती थी बाढ़ सी सौंदर्य की, अध खुले सस्मित गढ़ों के सीप से। और मुक्त छंद की आविष्कर्ता के रूप में भी वे गुस्ताव काहन को, जिसको इनका माना जाता है, विटमैन जिसको कहते हैं, उन सब का मतलब उपयोग करते हुए वो कहते हैं, खुल गए छंद के बंद प्रास के रजत प्रास। और वे अंग्रेजी के रोमांटिक काव्यों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रतीत होते हैं। इस तरह से उनकी सामूहिक चेतना पर कुंडली मारकर बैठा भारतीय दर्शन समय, समाज, ऐतिहासिक अनुभूति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। कहना ना होगा कि 20वीं सदी के भारतीय अंतस और मानस को समझने के लिए पंत की सृजनात्मकता से साक्षात्कार महत्वपूर्ण है।
धन्यवाद।